नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीई विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 925 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ टॉपिक टैक्सोनॉमी के जो कल थोड़ा रह गया था, जेनेटिक्स के और हेल्थ और डिसीजेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 926 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स द लार्जेस्ट फाउंड एंड आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अबव इज। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाने वाले और पहचाने जाने वाले जीव इनमें से कौन से हैं? क्या वो शैवाल या एल्गी के भीतर आते हैं? क्या वो इंसेक्ट्स हैं? क्या वो फंगी हैं, कवक या बैक्टीरिया हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जीव हैं वो पाए जाते हैं किसमें? कीड़े जगत में या इंसेक्ट्स के भीतर, है ना। ऑप्शन बी, कीड़ों के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 927 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली इमेज्ड। आपको इसमें से जो सुमिलित सही नहीं है उसकी देखना है। पहला कह रहा है ऑप्शन आपका जो सेफ्रॉन है या केसर है वो बीज होता है पेड़ का। ओपियम जो अफीम है वो अफीम कैप्सूल से निकलती है। जिमीकंद जो है वो कॉर्म होता है। जो कपास है वो फल होता है या एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख लीजिए, जो केसर होता है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है एंथर से, पुंकेसर से, है ना। बीज से तो निकलता नहीं है। फूल का बीज बनाने वाला जो भाग होता है वहाँ से निकलता है। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या करें? अफीम। तो अफीम कैप्सूल का मतलब हो गया अफीम की जो कली होती है उससे अफीम निकाला जाता है ना। तो ये तो सही है। सी क्या करें? जिमीकंद कॉर्म होता है। तो जिमीकंद क्या है? कॉर्म हो गया, मतलब तने का हिस्सा एक। ठीक है, वो जिमीकंद वहीं से होता है, जड़ नहीं होती कभी भी। ठीक है, जड़ जिमीकंद से निकलती है, एक बड़ी गांठ होती है। ठीक है, जिमीकंद या सूरन, इंग्लिश में इसको यैम कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कपास। तो कपास फल होता है। क्यों फल होता है? क्योंकि कपास का जो फूल होता है वो फट जाता है, और जो कपास सफ़ेद रंग का जो हम देखते हैं, जिसको हम लोग कॉटन बेल्स भी कहते हैं, है ना, वो क्या है कि कॉटन का जो सफ़ेद वाला भाग है उसके अंदर बीज भी पाया जाता है, और हमें पता है फल के अंदर बीज रहता है, इसीलिए फल माना जाता है। तो ये भी सही है। गलत का चयन करना था, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 927 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 928 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू इंसेक्ट रेस्पायर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? क्या ये फेफड़ों द्वारा करते हैं? क्या ये गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं? क्या ये त्वचा के माध्यम से थ्रू स्किन करते हैं, या बाय ट्रैकिया सिस्टम द्वारा करते हैं? तो आपको इसमें से चयन करना है। तो देखिए, जो फेफड़ों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया वो किस में आती है? जो केशुरोग हैं या वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में भी अगर हम बात करें, केशुरोगों में भी, तो उभयचर जो है ना, पूर्ण तरह से नहीं तो कुछ समय के लिए, जब वो पृथ्वी पर रहते हैं। फिर हमारे सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं, हमारी सारी चिड़िया हो गई जो एव्स है, या स्तनधारी हो गए। ठीक है, समझिए। तो ये सब फेफड़े से सांस लेते हैं, कीड़े नहीं लेते। कीट जो है, आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है इंसेक्ट्स में। ऑप्शन बी कह रहा है गलफड़ों द्वारा। तो गलफड़ों द्वारा हमें पता है कौन सांस लेती है? मछली। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थ्रो स्किन, स्किन द्वारा सांस लेते हैं कौन? उभयचर लेते हैं। केंचुआ जो एनेलिडा होता है वो भी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। एनेलिडा जगत भी में केंचुआ आता है, ये सांस लेता है इससे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ट्रैकिया सिस्टम। तो ट्रैकिया सिस्टम है जिससे कीट जो है श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अब ट्रैकिया सिस्टम क्या है? तो ट्रैकिया सिस्टम हमारे जैसे शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं, एक श्वसन नली होती है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, है ना। वो सब किससे? ये ट्रैकिया सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहले ट्रैकिया सिस्टम था, उसके बाद जैसे इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ उसमें ट्रैकिया सिस्टम चेंज होकर किस में आ गया? बड़े पहले गलफड़े बने, फिर वही आगे चल के जो है श्वसन प्रक्रिया जो फेफड़ों है, फेफड़े हमारे शरीर में डेवलप हुए, है ना। ऐसे ही तो इवोल्यूशन हुआ। पहले कीट आए, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद फिर एनेलिडा आए हैं, है ना। एक मोटा मोटा बता रहे हैं, एनेलिडा आ गए,
फिर आपका मोलस्का आ गए, इकाइनोडर्माटा आ गए, फिर कॉर्डेट्स आ गए। इस तरह से जो है चरण बढ़ा, तो उसी हिसाब से जो ट्रैकिया सिस्टम है कीटों में पाया जाता है। तो कॉकरोच में ट्रैकिया सिस्टम मिलता है। कॉकरोच हो गए, झींगुर हो गए, उदाहरण के तौर पर याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 928 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 928 हम देख लें, 929 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 929 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 929 कह रहा है मलबरी फ्रूट इज, शहतूत का जो फल है वो उनमें से क्या है? क्या ये साइकोनस है, क्या ये समरा है, क्या ये सेरोसियस है, क्या ये ड्रूप है? आप बताइए। देखिए, जो फल होता है, तो जो हमारा फल होता है ना, वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। या एक तो होता है सिंपल फ्रूट, सामान्य फल। ठीक है, एक होगा इसमें आपका एग्रीगेट। तो जो हमारे फल होते हैं ये उनके सब टाइप्स हैं, है ना। फल भी जो है वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे सिंपल फ्रूट हो गया, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, एक होता है कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट में क्या होता है, एक ही ओवरी से एक फल बनेगा। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि एक जो फूल है उसमें कई सारी ओवरीज रहती हैं और वो मिलके एक फल का निर्माण करती हैं। और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है, अलग अलग फूल की ओवरीज मिलके एक फल का निर्माण करती हैं, है ना। ये उसके सब टाइप्स है। तो आइए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट का एक टाइप है, इसको बोलते हैं हम ड्रूप, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, DRUP। तो ड्रूप क्या होता है, ड्रूप में एक गुठली होगी बड़ी सी और गूदेदार फल होगा और उसके ऊपर छिलका होगा, जैसा सामान्य फल होता है। इसका उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग, आम, है ना। तो ड्रूप है वो आम के भीतर आता है। शहतूत ऐसा नहीं होता। शहतूत आपने देखा होगा मुलायम होता है, उसमें गुठली नहीं होती। ठीक है, तो ड्रूप नहीं होगा। ड्रूप के भीतर क्या आ गया, आम। आप समझते हैं समारा। तो समारा ऐसे फल होते हैं जिनमें क्या होता है, पेड़ से उत्पन्न होने के बाद ये नहीं नहीं नीचे नहीं गिरते, हल्के होते हैं और उनमें पंखनुमा संरचना होती है, तो हवा के साथ उड़ के काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने शीशम का फल देखा हो, तो शीशम के फल में यहाँ बीज रहता है और ऐसे उसके दोनों तरफ पंख जैसा सूख जाता है बिल्कुल, ये है ना। ऐसे पंखनुमा संरचना होती है, तो क्या होता है, हवा के साथ ही उड़ जाता है। ठीक है, वो आते हैं समारा के भीतर। तो समारा भी नहीं, इसमें शीशम का फल बड़ा अच्छा उदाहरण है। ड्रूप में बता दिया। अब देखिए, इसके अलावा क्या है ना कि एक फल होता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि जो है फूल जो होता है उसमें जो फल बन रहा है वो एक फूल से ना बन के कई सारे फूलों के गुच्छे से बनता है। तो उसमें मल्टीपल ओवरीज होंगी और मल्टीपल फ्रूट होके गुच्छा बना लेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइकोनस, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। और एक होता है सामरा, माफ़ कीजिएगा, सोरोसिस। सामरा तो देख लिया हम लोगों ने, सोरोसिस। अब इसमें क्या है, तो देखिए, जो साइकोनस होता है ना, इसके भीतर आता है आपका बरगद का फल। बरगद का फल आपने देखा हो तो क्या है, एक छोटा सा रहता है और उसके अंदर अगर आप उसको खोली तो खूब सारे बीज निकलते हैं, है ना। तो साइकोनस हो गया। सोरोसिस, सोरोसिस के भीतर आता है आपका शहतूत। ठीक है, याद रखिएगा, सोरोसिस के शहतूत जो है वो सोरोसिस के भीतर आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 929 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 BPSC के लिए मेंस क्लासेस हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं और 68वीं BPSC परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 930 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स और माइट्स जो हैं वो किसके भीतर आती हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मायरीपॉड्स, इंसेक्ट्स, आर्केनेट्स और क्रस्टेशियंस। तो देखिए कि ये सभी कीट जगत के अंदर आते हैं। एक फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के भीतर 4 जो है वर्गीकरण और है, जिसमें मायरीपॉड्स कीड़े, आर्केनेट्स और क्रस्टेशियंस आते हैं। ठीक है, तो जो मायरीपॉड्स होते हैं, मायरीपॉड्स क्या हो गए, मायरीपॉड्स ऐसे जीव हो गए जिनकी खूब सारी टांगें होती हैं। तो उसके भीतर आ जाती है आपकी कांतर। कांतर मायरीपॉड्स का उदाहरण है। ठीक है, कीड़े, तो कीड़े में आम कीड़े आते हैं। इनमें क्या होते हैं, 3 जो है जो पैर होते हैं उनका समूह होता है, मतलब पेयर होते हैं। मतलब तो 3 दूनी 6, 6 टांगे होंगी, एक जगह से 2 टांगे निकलेगी। कॉकरोच 1, 2, 3
और 2 इसके ऐसे टेंटिकल्स निकले रहेंगे। तो ये होता है कीड़े का, मच्छर के भी 6 टांगें होती हैं, है ना। तो ये सब इसी के भीतर आएंगे। आर्गेनिट्स की बात कर लेते हैं। तो आर्गेनिट्स की विशेषता ये है कि इनकी 8 टांगें होती हैं, ठीक है, जिसके भीतर आएंगे आपके मकड़ियाँ, टिक्स, माइट्स, ये सब आर्गेनिट्स के भीतर आती हैं। क्रस्टेशियन ऐसे जीवों को और देखिए आर्गेनिट्स के भीतर आपके बिच्छू भी आ जाएंगे, है ना। क्रस्टेशियन के भीतर वो जीव आते हैं जो आर्थ्रोपोडा तो हैं पर पानी में रहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक खोल पाया जाता है, इनकी त्वचा मुलायम होती है उसको बचाने के लिए प्रेडेटर से। तो कौन कौन से इसमें आगे, जैसे आपके केकड़ा आ गया, आपकी झींगा मछली आ गई, श्रिम्प्स, क्रैब्स, वो सब क्रस्टेशियंस के भीतर आते हैं। तो प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न नंबर 930 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्केनिड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 931 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, पौधों द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है। द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज। तो जो ऊर्जा आ रही है सूर्य के माध्यम से, वो जो प्लांट, जो आपका पेड़ है, वो उसको ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है कि किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन एक और आ जाए, है ना, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये नहीं होता इसका। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन में ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अब कहाँ ऑक्सीजन लगेगा? इसका रिडक्शन हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो। रिडक्शन होगा तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, है ना, इस तरह का होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया, तो ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता, ये सरासर गलत बात हो गई, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की कमी। तो आप बताइए कि अगर ऊर्जा आएगी तो ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाएगी? पेड़ तो जब अपना खाना भोजन बना रहा है उस समय क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता तो है नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी होने का कोई यहाँ से तात्पर्य नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा कि क्यों नहीं होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, और ये हमने बता दिया कार्बन की बाहरी, ये रसायन विज्ञान में और विस्तृत रूप से बताएंगे। बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, ये हमने समझा दिया आपको, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती, क्यों? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है पेड़ से, ऑक्सीजन को छोड़ता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी से पेड़ का कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन की कमी तब होती है किसी भी चीज़ की जब उसकी ज़रूरत हो और वो उपलब्ध ना हो, उस चीज़ को कहा जाता है कमी होना, वो किसी भी चीज़ की हो। पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो है नहीं, तो उसको कमी नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी हो गया पानी का फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल तो बनता है, ठीक, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? कि पानी जो है वो टूट रहा है, जब रोशनी पड़ रही है तो पानी जो है, पानी की क्या होती है? H2O होता है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की रोशनी पड़ी, एज सनलाइट हो गया, तो क्या होगा? ये पानी टूटेगा, और इससे क्या निकलेगी? ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनेगा? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन निकल रही है। तो पानी का जो फोटोलिसिस है वो इस प्रक्रिया में होता है। याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कुछ नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी का जो टूटना हो रहा है, जो H2O का मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है ना, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसको कहा जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 931 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 932 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, कैनोला तिलहन के लक्षण है। कैनोला ऑयल सीड आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है ऑयल हैज़ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, सीड्स हैव वेरी हाई ऑयल कंटेंट, ऑयल हैव वेरी लो यूरिक एसिड कंटेंट। अब बताइए, कैनोला ऑयल के बारे में आपसे कहा जा रहा है, और कहा जाता है हमारे शरीर के लिए ना, कैनोला तिलहन आजकल जो हम लोग हैं वो जो ऐसा खाद्यान्न पदार्थ जो भी हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचा, तो उसके लिए हम लोग बड़े
आजकल तत्पर हो गए हैं और हर चीज़ जो है इसी चीज़ पर खाते हैं कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो कुछ भी मिल जाए जो खेत में पैदा हो रहा है आदमी कच्चा भी खा लेता था। पर आजकल हम लोग की जीवन प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि हर चीज़ पचती नहीं है ना, और अलग अलग बीमारियां घेर लेती हैं। तो आइए, आजकल डॉक्टर सलाह देते हैं कैनोला ऑयल सीड खाने के लिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है तो देख लेते हैं। देखिए, पहला जो कह रहा है ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली बात नहीं होगी। अनसैचुरेटेड का सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ना होकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे तेल को कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? जो वनस्पति घी होता है या वनस्पति तेल होता है वो किसका उदाहरण है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, है ना। कैनोला तिलहन इसके भीतर नहीं आते। बी क्या कह रहा है? तेल की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। शेल्फ लाइफ से मतलब हो गया कि जो अगर आप तेल को उठा के रख दीजिए तो काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो उसके खराब ना होने से हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड ये कैनोला ऑयल सीड का कोई लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जैसे हम लोग अचार डाल देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है। आम का अगर कच्ची अमिया को आप एक तरफ रख दीजिए, दूसरा अचार डाल दीजिए तो अचार सालों साल चलता है। तो क्या होता है? अचार बनाने की प्रक्रिया में हमने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो बताइए, अगर तेल की मात्रा अधिक होगी तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा कि खराब होगा? जाहिर सी बात है, खराब होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? तेल में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, और यही बात सही है। अगर तेल में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे जो है ये पेट में विकार उत्पन्न करेगा, है ना। यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ना कि अंदर आता है। मूत्र मार्ग के रूप में यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने से क्या होता है कि घुटनों में दर्द होने लगता है। तो जिसका यूरिक एसिड बढ़ा होता है उसको फिर डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराना पड़ता है। घुटने उठने में दर्द होने लगता है यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन अगर खाने में आप ले रहे हैं तो उससे भी यूरिक एसिड की मात्रा खून में बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैसा हमें तिलहन खाना चाहिए जिसमें यूरिक एसिड कम हो? ऑप्शन 932 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 933 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट्स नीड टू ग्रो दैट इज अब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग। पानी की जो अधिकतम मात्रा है वो पेड़ किस माध्यम से लेते हैं? तो कहाँ से लेते हैं? तो पहला है जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन का मतलब हो गया वहाँ जहाँ पेड़ की लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट हो गया ये कहीं भी विकास हो रहा है, जैसे कोई नई टहनी निकल आई, कोई फूल निकल आया, जड़ बढ़ गई, या तना मोटा हो रहा है तो वो भी ग्रोइंग पॉइंट बोला जाएगा। या कहीं पत्ती निकल रही है तो कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा है। ऑप्शन सी कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक जोन। एम्ब्रियोनिक जोन कहाँ होगा? तो पेड़ का एम्ब्रियो कहाँ होता है? उसके फूल के अंदर। फूल के अंदर बीज रहते हैं, और जब परागण की प्रक्रिया होती है तब बीज का निर्माण होता है ओव्यूल से। ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो बीजांड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एम्ब्रियो जोन है। और डी कह रहा है जड़ के बाल। तो हमें पता है कि पानी कहाँ होता है? पानी मिट्टी में होता है, और मिट्टी से कौन अवशोषित करता है, मतलब कौन ऑब्जर्व करता है? तो जड़ें करती हैं। और किस माध्यम से करती है? तो जड़ के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं उनके माध्यम से। भाई जड़ बहुत मोटी होती है, अगर आप समझें तो मान लीजिए जड़ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये जड़ तो सूखेगी नहीं, इसमें ऐसे छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं जो क्या करते हैं, पतले होते हैं, और निकले इसलिए रहते हैं कि इसके आसपास की जो मिट्टी है उसे पानी को सोख ले। ठीक है, और सोख के इस जड़ में आ जाता है पानी, और फिर ऊपर बढ़ जाता है तने में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 933 का, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। चंदमनी IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जहाँ GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जहाँ 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 934 आपके सामने है। देखिए, प्रश्न नंबर 934 आपसे क्या कह रहा है? बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है वे पौधों और जानवरों की सीमा रेखा पर है। ऑप्शन बी कह रहा है ये पुष्पी तथा अपुष्पी पादपों सीमा रेखा पर है। ये जीवित और निर्जीव सीमा रेखा पर है। और डी कह रहा है वे प्रकृति में हमेशा परजीवी होते हैं। ठीक है, तो देखिए,
पौधे और जानवरों की सीमा रेखा पर हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब क्या है इसका, देखिए उदाहरण सीधा सीधा है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है यूग्लिना। ठीक है, इसको हरा प्रोटोजोआ या ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि ये पौधे और जानवरों की सीमा रेखा पर है, मतलब दोनों के लक्षण दिखाता है जानवर, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए यूग्लिना इसको कहते हैं। ठीक है, यूग्लिना मतलब प्रोटोजोआ है। तो बैक्टीरिया नहीं है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। ये पुष्पी और अपुष्पी पौधों की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये बैक्टीरिया कोई जो है ना प्लांट नहीं है, ये भी खत्म हो गया। वेटकर के क्लासिफिकेशन में कहाँ था, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकार्योटिक सेल है, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो पुष्प होना तो बहुत दूर की बात हो गई। पेड़ों का निर्माण किससे हुआ, काई से। पहले काई आई, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा के बाद तब जाके कहीं ट्रैकियोफाइटा का निर्माण होता है। तो शैवाल जो हैं वो उनसे होता है। बैक्टीरिया तो अलग हो गए। विटकर क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो उसने 5 में वर्गीकरण किया था। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जीवित और निर्जीव की सीमा रेखा पर है, तो जीवित और निर्जीव की सीमा रेखा पर कौन होता है, विषाणु या वायरस, है ना, वायरस होता है, तो ये भी नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होते। डी क्या कह रहा है, वे प्रकृति में हमेशा परजीवी होते हैं, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया परजीवी होते हैं, इनसे बीमारियां भी लगती हैं, और बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं। जैसे पेट में पाए जाने वाले, जो हमारे इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सही का चयन करना था, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 934 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 935 में आपको एक तरफ पौधे दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें आपको सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से गलत है उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्याज जो है वो फ्लैशी लीव्स या मांसल पत्ते से होता है। तो देखिए प्याज में हम लोग देखते हैं क्या है, अगर आप उसकी देखने लगे तो क्या है, एक सतह के नीचे दूसरी सतह और तीसरी सतह तब तक खुलती रहती है जब तक प्याज का अंत नहीं हो जाता। तो ये क्या है, एक तने का भाग है ना, फ्लैशी लीव से। तो बात सही है, और मोटी होती है पत्ती इसकी, जो खाल आप उतारते हैं प्याज की तो कैसी मोटी होती है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये तो सही है, गलत का चयन करना था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे शकरकंदी जड़ होती है, तो ये बात भी सही है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। अदरक, अदरक एक राइजोम है, प्रकंद है, तो ये क्या है, तने का हिस्सा है। अदरक हो गई, आपकी हल्दी होगी, दोनों प्रकंद हैं या राइजोम्स हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है नारियल एंडोस्पर्म में, तो ये बात भी सही है। नारियल का हम लोग जो भाग खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही है, सफ़ेद वाला, ये भी सही है। गलत का चयन करना तो कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा प्रश्न नंबर 935 का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 936 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 936 कह रहा है कि जीन क्या है ना, जीन के बारे में पूछ रहा है कि डीएनए और स्टोन का एक खंड है, एक सेगमेंट है। ऑप्शन बी कह रहा है डीएनए का एक खंड है। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक खंड है। आरएनए और हिस्टोन का एक खंड है। तो देखिए हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। ठीक है, और जो जीन होता है वो क्या है, वो डीएनए के ऊपर होता है। क्रोमोसोम होता है इस प्रकार का, और क्रोमोसोम के ऊपर रहता है डीएनए, और डीएनए का भाग होता है जीन। हिस्टोन का लेना देना नहीं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए का। प्रश्न नंबर 936 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बाकी जो है ऑप्शन केवल परेशान करने के लिए दिए गए हैं, जीन डीएनए का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 937 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 937 आपसे कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवंशी के पिता कौन है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ह्यूगो डी वीर्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, सी फ्रांसिस गाल्टन या अर्नेस्ट हैकेल। तो वही देख लेते हैं। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है किसको, मेंडल को। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें ये कहा था कि जो नई प्रजाति बन रही है वो माता और पिता से जो जीन्स आ रहे हैं उनके लक्षण दोनों के पाए जाएंगे उसमें, जिसमें एक रिप्रेसिव जीन होगा, एक वो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कम आएंगे वो रिप्रेसिव जीन होगा, और एक वो होगा जिसमें बड़े उभर के आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो वो एक रिसेसिव होगा और एक बड़ा हुआ होगा। ठीक है, मेंडल का सिद्धांत कहा था, तो ये इसका सही उत्तर है। अब ह्यूगो डी वीर्स ने क्या दिया था, तो ह्यूगो डी वीर्स ने न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी। न्यू डार्विनिज्म,
डार्विन, है ना। डार्विन की थ्योरी को कुल मिला के सुधारा था ह्यूगो डेविस ने। फ्रांसिस गैल्टन ने क्या किया था, तो फ्रांसिस गैल्टन जो है ना, ये थे चार्ल्स डाल्टन के भाई, और इन्होंने यूजेनिक्स की खोज की थी। यूजेनिक्स, तो इनको यूजेनिक्स का पिता कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस गैल्टन को। याद रखिएगा, फ्रांसिस गैल्टन के नाम से यूजेनिक्स पूछा जा सकता है। और ह्यूगो डेविस ने न्यू डार्विनिज्म दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग कहते हैं रिकैप्चुलेशन की थ्योरी। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने रिकैप्चुलेशन की थ्योरी दी थी। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव है, वो जिस भी जीव से इवोल्यूशन के थ्रू बढ़ा है, मान लीजिए अगर मानव है और वो किसी पुरातन जीव से बड़ा होगा, तो जब वो भ्रूण में होगा, माता के कोख में होगा, तो उसका जो एम्ब्रियो से बनना कब तक, 9 महीने जब तक पूरे नहीं हो जाते, तो वो जो चरण लेगा वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया के जैसा होगा। तो मतलब मानव में जैसे पहले क्या होगा, एक एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो धीमे धीमे डेवलप करेगा, तो उसकी एक पूंछ रहती है। ये बात हमें पता है कि मानव की जब वो भ्रूण में होता है, माता के कोख में होता है, तो पूंछ होती है, और जैसे जैसे समय उसका जन्म का पास आता है, वो पूंछ गायब हो जाती है। तो हमें ये पता है कि मानव बंदरों से जन्मा और बंदरों की पूंछ होती थी, तो इसको एक तरह से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये फ्रांसिस, ये आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इनको रिकैप्चुलेशन का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 937 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 68वीं BPSC परीक्षा के लिए लेके आया है GS और क्लास टेस्ट सीरीज। यहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 938 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 938 कह रहा है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी है। तो देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी से क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज होगी शुगर। सीधा सीधा इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रक्टोज किस में मिलेगा, फल में। माल्टोज होती है दूध में। ठीक है, राइबोज आपको मिलेगी आरएनए में, जैसा ये नाम कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 938 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 939 आपके सामने है। ये कह रहा है हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपके देखिए इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए, लैमार्क का भी हमने देखा कि लैमार्क ने क्या दिया था, लैमार्क ने लैमार्किज्म का सिद्धांत दिया था, है ना, तो ये होगा नहीं। और किसको हटा सकते हैं, वॉटसन और क्रिक को हटा सकते हैं। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया था, है ना। तो अब बच गए आपके कौन, बारबरा मैकक्लिंटिक और टॉम हंट मॉर्गन। तो बारबरा मैकक्लिंटन ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी, इन्होंने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। इनके द्वारा ये कहा गया था जो डीएनए होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है ATCG। ठीक है, ये क्या है, एडेनाइन, थाइमीन, साइटोजाइन और ग्यूनाइन। ये डीएनए में मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये आपस में जुड़ते हैं और अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। जैसे अभी ATCG है, हो सकता है अगली वाली लाइन में क्या लिखा हो, AGTCU। इस तरह से ये चरण बदलता जाएगा। तो इन्होंने कहा था जो डीएनए का सीक्वेंस है ये एक जगह पर नहीं होता। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता है। ये बारबरा मैकक्लिंटन ने कहा था, अमेरिकी वैज्ञानिक थी, और यही जंपिंग जीन का सिद्धांत है। तो इतना ही हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो 939 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 940 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, डीएनए में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है और अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो देखिए, अभी मैंने पीछे बताया 4 होते हैं, ATCG। एडिनाइन आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, थाइमीन ऑप्शन डी में दे रखा है, साइटोजाइन दिया है नहीं, और जी से होगा ग्यूनाइन। ये डीएनए में मौजूद होता है, और ये चारों ही क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड बनाते हैं। ट्रायोसिन जो होता है ये अमीनो अम्ल डीएनए में नहीं बनाता। ठीक है, तो क्या है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और जब हमारे भोजन के रूप में इसको प्राप्त नहीं किया जाता तो लिवर इसका निर्माण कर देता है। ठीक है, ट्रायोसाइन तो अलग से हमें बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है, लिवर हमारा जो यकृत होता है वो सफिशिएंट होता है इसको बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 940 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 941 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है
द हेरिडेटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर बाय, जीवों के वंश में वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ये गुणसूत्र के द्वारा होते हैं, कि राइबोसोम के द्वारा होते हैं, कि प्रोटोप्लाज्म है, कि लाइजोसोम्स है, या एक में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हेरिडेटरी होती है, जो जीवांश के वंश है, वो किससे, गुणसूत्र से रिलेटेड है। क्यों, ये देखिए क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब क्रोमोसोम के ऊपर कहीं कहीं क्या होगा, डीएनए मौजूद होगा, और डीएनए का खंड हो गया जीन। तो जीन जो है वो हेरिडेटरी का कंपोनेंट है, जीन दिया नहीं है, तो जीन किसका भाग हो गया, अगर देखा तो डीएनए का, और डीएनए भाग हो गया क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये तीन क्या है, ये कोशिकांग है, राइबोसोम, लाइसोसोम। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये वो पदार्थ है जो आपकी कोशिका के भीतर पाया जाता है, जिसमें सारे कोशिकांग रहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म आपका सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 941 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चंद्रमणि IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आया मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए, जहाँ क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 942 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू, जीनोम मैपिंग का संबंध किससे, जीन की मैपिंग से। मैपिंग को आप समझ लिए मानचित्र बनाना एक तरह से। बी कह रहा है मस्तिष्क का मानचित्रण, सी कह रहा है तंत्रिका केंद्र की मैपिंग, या रक्त समूहन, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो देखिए जीनोम मैपिंग का मतलब हो गया, जीनोम हो गया जीन, ठीक है। जीनोम को जीन भी बोलते हैं, तो जीन की मैपिंग ही जीनोम मैपिंग कहलाती है। अब ये देख लेते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए क्या है, ह्यूमन जो जीन है, जैसा मैंने भी बताया क्रोमोसोम पर, फिर से बना लेते हैं एक बार। कहीं कहीं डीएनए मौजूद होता है, और जहाँ डीएनए होगा उसमें जीन भी होगा। मान लीजिए यहाँ है ना, जहाँ एक एक बिंदु रखा हुआ है, पूरी ये पत्ती पर मौजूद नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ मौजूद है, इसको आप पता करने के लिए जीनोम मैपिंग किया जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट होगी एग्जाम के पर्पज़ से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 942 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 943 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 943 कह रहा है कि मेंडल का जो वंशागति का सिद्धांत आधारित किस पर है, अलैंगिक प्रजनन पर, वनस्पति प्रसार, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यौन प्रजनन, या स्पोरिफिकेशन। तो देखिए मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था उसने कहा था एक माता होगी, एक पिता होंगे, इनसे संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, नई संतान। तो क्या होगा, जीन्स दोनों से आएंगे, माता से भी और पिता से भी, ठीक है, मदर फादर दोनों से। तो अभी अब क्या देख रहे हैं कि जहाँ माता और पिता दोनों होंगे, ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं हम लोग, यौन प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन हो गया है, वनस्पति प्रसार हो गया है, स्पोरिफिकेशन हो गया, इसमें जन्म देने वाली केवल माता होती है, पिता का कोई रोल नहीं होता है। सारे असेक्सुअल प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन के हैं, वनस्पति प्रसार भी और स्पोरिफिकेशन भी, ठीक है। चलिए स्पोरिफिकेशन में दोनों हो सकते हैं कुल मिला के, पर मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था वो यौन प्रजनन की उसने बात की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 943 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 944 आपके सामने प्रश्न कह रहा है द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। जो मेंडल का विरासत के नियम पर काम जीव पर किया गया था उसको क्या कहते हैं, कौन सा जीव था जिस पर किया गया, कुल मिला के स्नैपड्रैगन पर, ड्रोसोफिलिया पर, गार्डन मटर पर, या काबुली चने पर। तो मेंडल ने जो अपना इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने किस पर रिसर्च की थी, गार्डन पी पर, है ना। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना सिद्धांत दिया था कि मटर कैसे जो आने वाली नई पीढ़ी है उसमें उन्होंने एक पीले मटर लिया, एक हरा मटर लिया, और उसके जो फूल हैं उनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, यौन प्रजनन कराया, और देखा कि जो आगे आने वाले बीज उत्पन्न हुए हैं उसमें किस प्रकार के लक्षण पाए गए। उसी पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 944 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 945 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 945 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग सेल्स। जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। क्या ये हार्मोन जिम्मेदार हैं, क्या एंजाइम है, कि आरएनए है, कि प्रोटीन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए
अभी हमने देखा था कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से जाते हैं, वो जीन के माध्यम से जाते हैं। और जीन किस पे बैठा होता है, डीएनए पे। डीएनए किसका हिस्सा है, डीएनए हिस्सा है क्रोमोसोम का, ठीक है। और यहाँ ना क्रोमोसोम दिया हुआ है, ना जीन है, ना डीएनए। हार्मोन होगा नहीं, एंजाइम नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा। सही होगा ऑप्शन ई, इसका सही उत्तर होगा डीएनए, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, अगर आपको जो ऑप्शन पता है अच्छे से वही लगाइएगा। वहाँ अगर नहीं दिया तो ज़बरदस्ती आरएनए मत लगा दीजिएगा वहाँ, कि ये मानते हुए कि मिसटाइप हो गया, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 945 हमने देखा, सही उत्तर ऑप्शन ये डीएनए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 946 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का समृद्ध स्रोत है बताइए। इसमें क्या चावल है, क्या गेहूँ है, गाजर है या पालक है। देखिए आयरन की अधिकतम मात्रा हम लोगों को मिलती है पालक से, ठीक है। अब इसमें क्यों आयरन ज़रूरी है, तो हमारा आयरन ज़रूरी है किसमें, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, आयरन ही तो है। तो हमारे खून के बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। और आयरन की कमी होने की वजह से एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं अनीमिया। तो जो माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो उनको जो है अनीमिया हो जाता है अक्सर, जो आयरन अपनी डाइट में कम लेती है खाने में, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हमें आयरन कितना चाहिए होता है। तो देखिए एक लड़के को लगभग 25 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है और एक लड़की को लगभग 35 मिलीग्राम, अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, ये एक माइनर मिनरल है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल मिलीग्राम के रूप में चाहिए प्रतिदिन है ये सब। 25 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़के को और 35 मिलीग्राम लड़की को। किस किस में मिलता है, तो ये रेड मीट में मिलेगा, जो लाल मांस होता है उसमें, सोयाबीन में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, जो मोटा अनाज होता है मिलेट्स उसमें मिलेगा, सेब में मिलता है, बनाना हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल जितनी हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, इनमें मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 946 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 947 आपके सामने है। यहाँ है ना आपको कुछ बीमारियाँ दी हुई हैं और उसके आगे उनके कारण लिखे हुए हैं, आपको जो सही है उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आप बताइए इनमें से कौन सा क्या ये सही है। ये कह रहा है कि ये वंशानुगत होती है। तो देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है वो वंशानुगत नहीं होती, हीमोफीलिया वंशानुगत होती है, हेरिडिटरी होती है। सिकल सेल एनीमिया नहीं होती। सिकल सेल एनीमिया होती है ज़रूरत से ज़्यादा आयरन को खाने की वजह से। तो झारखंड की जो ट्राइब्स हैं उनमें ये आमतौर पर पाया जाता है। वो लोग लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं और लोहे का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उनसे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा लोहा पहुंच जाता है, ठीक है। तो हेरिडिटरी नहीं होगा ये। कौन, सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 955 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। प्रश्न नंबर 956 से कल हम लोग इस श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।